देखो आज अपना जो टॉपिक है वो ये है भौतिकी का प्रयोजन तथा उत्तेजना। भाई फिजिक्स का क्या स्कोप है अपने पास। देखो पहला पढ़ने लिखा है स्थूलीकरण। स्थूलीकरण का मतलब है कि अपने पास जिसमें 10 की घात माइनस का 6 मीटर ये अपने को आकार दे रखा है। इससे बड़ी घटनाओं का जिसमें अध्ययन करते हैं ऐसी घटनाएं हैं जिनका आकार अपने पास क्या हो 10 की घात माइनस के 6 मीटर से क्या हो ज्यादा हो। उनका जब अपन अध्ययन करेंगे उसको बोलते हैं स्थूलीकरण। स्थूलीकरण की जो घटनाएं हैं स्थूलीकरण में कौन कौन सी घटनाएं आएगी, जैसे खगोलीय पिंड हो गए, तारे हो गए, ग्रह हो गए। उसके अलावा पृथ्वी पे जो भी कुछ हो रहा है, जैसे अपन ने किसी गेंद को फेंका उसको प्रक्षेप्य बोला जाएगा। ये सारी जितनी भी घटनाएं हैं अपने पास अर्थ पे पृथ्वी पे जो भी घटनाएं हो रही है अपने पास इन सब का अध्ययन जिसमें किया जाएगा उसको अपन बोलेंगे स्थूलीकरण। मतलब इसमें बड़ी घटनाओं का अध्ययन करेंगे। समझो इसमें बड़ी घटनाओं का अध्ययन करेंगे वो क्या है बताओ, स्थूलीकरण है। फिर दूसरा आएगा सूक्ष्म प्रांत। सूक्ष्म प्रांत का मतलब यह है जिसमें 10 की घात माइनस का 6 मीटर से छोटी घटनाओं का अध्ययन किया जाएगा जिनको अपन नंगी आंखों से नहीं देख सकते। मतलब सूक्ष्मदर्शी की सहायता से तो देख सकते हैं लेकिन जिनको नंगी आंखों से हम नहीं देख सकते उन घटनाओं का जिसमें अध्ययन करेंगे उसको बोला जाएगा सूक्ष्म प्रांत बोला जाएगा। तो लिखा हुआ है जिनको हम आंखों से नहीं देख सकते, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, नाभिक हो गया, परमाणु हो गया। तो जिनको अपन नंगी आंखों से नहीं देख सकते और सूक्ष्मदर्शी से इनसे देख सकते हैं उनका जिसमें अध्ययन करेंगे उसको बोला है अपन ने सूक्ष्म प्रांत। इन दोनों में मतलब समझ आ गया होगा। स्थूलीकरण का मतलब है जिसमें बड़ी घटनाओं का अध्ययन किया जाएगा, जो पृथ्वी पे जो भी कुछ हो रहा है वो अपने पास अपन अध्ययन करेंगे तो वो क्या होगा बताओ, स्थूलीकरण होगा। सूक्ष्म प्रांत का मतलब सूक्ष्म घटनाएं हैं, छोटी घटनाएं हैं जिनको अपन नंगी आंखों से नहीं देख पा रहे, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, अब नाभिक है, परमाणु है, इनको अपन देख नहीं पा रहे। ये छोटी घटनाओं का अध्ययन जिसमें करेंगे उसका नाम है सूक्ष्म प्रांत और बड़ी घटनाओं का जिसमें अध्ययन करेंगे उसका नाम क्या है, स्थूलीकरण। देखा जाए तो भौतिक विज्ञान को दो बड़े भागों में बांटा। अभी आगे चल के और भी बताऊंगा मैं तुम्हारे को। बड़े अगर भाग बताए अपन तो दो बड़े भाग है अपने पास। एक तो है चीड़ सम्मत भौतिकी। चीड़ सम्मत भौतिकी का मतलब क्लासिकल फिजिक्स जिसको बोलते हैं। 1900 से पहले की जो भी स्टडी है, 1900 से पहले का जो भी अध्ययन किया गया है, जो भी प्रयोग किए गए हैं, उनका जो भी रिजल्ट आया है उसका अध्ययन जिसमें करेंगे। 1900 से पहले जो भी प्रयोग हुआ है, जो भी अपने पास नियम बनाए हैं उनका अध्ययन जिसमें किया जाएगा वो होती है चीड़ सम्मत भौतिकी। वो क्या होती है बताओ, चीड़ सम्मत भौतिकी। 1900 से पहले का जिसमें अध्ययन किया गया है वो है चीड़ सम्मत भौतिकी। फिर 1900 से वर्तमान तक, 1900 से अब तक जो भी खोज हुई है, जो भी नियम बने हैं उनका जिसमें अध्ययन किया गया है उसका नाम है आधुनिक भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स इसको बोला जाता है। तो दो बड़े भागों में बांटा है हमने। पहला क्या बताया, चीड़ सम्मत भौतिकी, मतलब 1900 से पहले की जो फिजिक्स है, 1900 से पहले जो भी अपने पास नियम बने, जो भी प्रयोग हुए उनका अध्ययन चीड़ सम्मत भौतिकी में। और 1900 के बाद में अब तक जो भी अपने पास घटनाएं साइंस में हुई, विज्ञान में हुई, जो भी खोज हुए, जो भी नियम बने उनका जो अध्ययन है वो क्या है बताओ, आधुनिक भौतिकी है, मॉडर्न फिजिक्स। इतनी बात क्लियर भाई। मोटे मोटे अपन ने पहले क्या पढ़े, स्थूलीकरण और सूक्ष्म प्रांत। जिसमें बड़ी घटनाओं का अध्ययन वो स्थूलीकरण, जिसमें छोटी घटनाओं का अध्ययन करेंगे सूक्ष्म प्रांत। आकार मैंने बता दिया तुम्हारे को।
सूक्ष्म प्रांत में अपन ऐसी घटनाएं जिनको नंगी आंखों से नहीं देख सकते। फिर अपन ने भौतिक विज्ञान को दो बड़े भागों में बांटा है, चीड़ संबंध भौतिकी, 1900 से पहले की जो भौतिकी है वो चीड़ संबंध भौतिकी है, 1900 से वर्तमान तक, 1900 के बाद में वर्तमान तक जो है वो आधुनिक भौतिकी है। अब देखो, अगर भौतिक विज्ञान को अपन बताते हैं तो तीन मुख्य भाग है इसके। पहला है क्वांटम भौतिकी, दूसरा है चीड़ संबंध भौतिकी, और तीसरा आता है सापेक्षिकता का जो नियम कह दो या सापेक्षिकता का भौतिकी कह दो। अब देखो, अपन ने बताया भाई क्वांटम भौतिकी क्या है, क्वांटम फिजिक्स क्या है, जिसमें अपन ऐसी घटनाओं का अध्ययन करेंगे जिनका आकार 10 की घात -6 मीटर से क्या होगा बताओ, छोटा होगा। ऐसी घटनाओं का अध्ययन करेंगे जिनका आकार 10 की घात -6 मीटर से क्या होगा, छोटा होगा। उसको नाम दिया है अपन ने क्वांटम भौतिकी। दूसरा आते हैं अपन जो चीड़ संबंध भौतिकी है, उसको न्यूटोनियन भौतिकी भी कहते हैं भाई। जो चीड़ संबंध भौतिकी है उसको न्यूटोनियन फिजिक्स भी कहते हैं, न्यूटोनियन भौतिकी भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है अपने पास वो न्यूटन ने बताई है। मतलब ये न्यूटन की भौतिकी कह सकते हैं। तो मतलब इसमें ज्यादातर जो घटनाएं हैं वो किसने बताई थी, न्यूटन ने बताई थी, है ना। तो इसमें अपने पास किनका अध्ययन करेंगे, जिनका आकार क्या होगा, 10 की घात -6 मीटर से बड़ा होगा। इनमें उन घटनाओं का अध्ययन किया जाएगा जिनका आकार 10 की घात -6 मीटर से बड़ा होगा। न्यूटोनियन भौतिकी भी कहते हैं, इसमें न्यूटन के सारे नियम लागू होते हैं। दूसरी कंडीशन ये होती है कि अपने पास इसमें जो भी घटनाएं होगी, इसमें जो भी घटनाएं होगी उनके लिए जो वेग होगा, उन घटनाओं का जो वेग होगा वो प्रकाश के वेग की तुलना में, या उन घटनाओं में जो चाल होगी वो प्रकाश की चाल की तुलना में काफी कम होगी। बच्चों, अपने 11th में अपन यही पढ़ेंगे, चीड़ संबंध भौतिकी कह दो या न्यूटोनियन भौतिकी कह दो, यही पढ़ेंगे अपन पूरी 11th में, यही पढ़ेंगे अपन पूरी 11th में। चीड़ संबंध भौतिकी या न्यूटोनियन फिजिक्स अपन पढ़ेंगे, न्यूटोनियन भौतिकी पढ़ेंगे। इसमें अपने पास जो घटनाएं होंगी उनका जो आकार होगा वो 10 की घात -6 मीटर से बड़ा होगा। दूसरी आवश्यक शर्त क्या है कि उनकी जो चाल होगी वो प्रकाश की चाल की तुलना में, उनकी जो चाल होगी वो प्रकाश की चाल की तुलना में क्या होगी बताओ, काफी कम होगी। निर्वात के लिए जो प्रकाश की चाल होती है उसका मान होता है 3 × 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड। और अगर मैं इसको हल करूं तो अपने पास जो सी का मान आएगा वो 3 लाख किलोमीटर, समझो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड आएगा। इसको समझ लो, जो प्रकाश की चाल है वो कितनी है बताओ, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। मतलब 1 सेकंड में प्रकाश कितना चलेगा बताओ, 3 लाख किलोमीटर चलेगा। तो इसमें अपन जिनका भी अध्ययन करेंगे, जिन वस्तुओं का अध्ययन करेंगे उनकी चाल, उनकी जो चाल है वो प्रकाश की चाल की तुलना में काफी कम होगी। उनकी जो चाल है वो प्रकाश की चाल की तुलना में काफी कम होगी। तो अपने 11th में अपन जो पढ़ेंगे वो चीड़ संबंध भौतिकी पढ़ेंगे, मतलब न्यूटोनियन भौतिकी पढ़ेंगे जिसमें न्यूटन के नियम लागू होते हैं। फिर आते हैं सापेक्षिकता का जो सिद्धांत है, उसमें आइंस्टीन ने बताया था ये। तो आइंस्टीन के जो नियम है वो लागू होते हैं इसमें। और इसमें अपने पास अपन जो खगोलीय पिंड वगैरह होते हैं, मतलब बड़े स्तर के जो घटनाएं होती है उनका अध्ययन करते हैं। बड़े स्तर की जो घटनाएं होती है जैसे खगोलीय पिंड हो गए, तारे हो गए, ग्रह हो गए, इन सब का अध्ययन करते हैं इसमें सापेक्षिकता का जो सिद्धांत है या जो सापेक्षिकता का भौतिकी है। अब देखो इसमें शर्त क्या होती है, इसमें शर्त ये होती है कि अपने पास जो चाल है वो लगभग किसके बराबर है बताओ, प्रकाश की चाल के बराबर है। इसमें
सापेक्षिकता का सिद्धांत कब लागू होता है बताओ? जब कण की चाल लगभग किसके बराबर हो? प्रकाश की चाल के बराबर हो। ऐसा कोई सा भी कण नहीं है जिसकी चाल प्रकाश की चाल से ज्यादा। कहने का मतलब किसी भी कण या किसी भी पिंड की चाल प्रकाश की चाल से ज्यादा नहीं हो सकती, लगभग बराबर होना है। मैंने कि अपने पास जो कण अपन ने लिया है, जो वस्तु अपन ने ली है, उसकी जो चाल है वो लगभग किसकी चाल के बराबर है? प्रकाश की चाल के बराबर है। ये अपन ने तीन कैटेगरी कर दी, इसके तीन अपन ने वर्ग कर दिए। देखो अब जो अपने पास क्वांटम भौतिकी है, इसके नियम चीड़ सम्मत में लागू हो जाते हैं। क्वांटम भौतिकी के नियम किसमें लागू हो जाते हैं बताओ? चीड़ सम्मत भौतिकी में लागू हो जाते हैं। सापेक्षिकता के नियम है वो भी इसमें लागू हो जाते हैं। सापेक्षिकता के नियम भी इसमें लागू हो जाते हैं, लेकिन क्वांटम भौतिकी के जो नियम है वो सापेक्षिकता में नहीं लग पाते। और सापेक्षिकता के किसमें नहीं लग पाते बताओ? क्वांटम भौतिकी। मतलब इसके नियम इसमें चल सकते हैं, इसके नियम इसमें चल सकते हैं, लेकिन इसके नियम इसमें लागू नहीं होते, इसके नियम इसमें लागू नहीं होते। फिर अपन ने बताया था कि आजविक भौतिकी। देखो जब अपन चीड़ सम्मत भौतिकी से किधर जाते हैं, किधर मूव होते हैं? क्वांटम भौतिकी की तरफ मूव होते हैं। मेरी बात समझना, चीड़ सम्मत भौतिकी से अपन किधर जाते हैं? क्वांटम भौतिकी की तरफ जाते हैं। तो ऐसे कह सकते हैं कि जो क्वांटम भौतिकी है उसका शुरुआती अध्ययन, क्वांटम भौतिकी का कौन सा अध्ययन? शुरुआती अध्ययन। शुरुआत में जो भी अध्ययन है, शुरुआती जो अध्ययन है, शुरुआती अध्ययन क्या कहलाएगा बताओ? उस शुरुआती अध्ययन का नाम ये अपन ने क्या बताया बताओ? आधुनिक भौतिकी बताया। जो शुरुआती अध्ययन है, किसका शुरुआती अध्ययन? क्वांटम भौतिकी का जो शुरुआती अध्ययन है वही क्या कहलाया बताओ? आधुनिक भौतिकी कहलाया, मॉडर्न फिजिक्स कहलाया। समझ आ गई है सारी चीजें तुम्हारे को? क्वांटम भौतिकी वो है जिसमें उन घटनाओं का अध्ययन करेंगे जिनका आकार 10⁻⁻⁶ मीटर से क्या होगा बताओ? कम होगा। चीड़ सम्मत भौतिकी में आते हैं, उसको न्यूटोनियन भौतिकी भी कहते हैं। न्यूटन के सारे नियम लागू होते हैं। 11th में यही पढ़ेंगे। इसमें उन घटनाओं का अध्ययन किया जाता है जिनका आकार 10⁻⁻⁶ मीटर से बड़ा होता है। शर्त ये भी होती है कि वो जो कण है उसकी जो चाल है वो प्रकाश की चाल की तुलना में काफी कम है, मतलब नगण्य है। समझिए प्रकाश की चाल मैंने तुम्हारे को निर्वात में बताई थी। निर्वात मैंने बताया था, निर्वात का मतलब ये होता है कि अपने पास जहां वायु उपस्थित नहीं हो उसको भी निर्वात कहते हैं। अगर कमरे के अंदर का दाब बाहर वाले दाब की तुलना में कम है तो उसको भी निर्वात कहा जा सकता है। निर्वात के दो मतलब होते हैं। फिर आगे चलते हैं अपन। जो प्रकाश की चाल है वो कितनी है बताओ? 3×10⁸ मीटर/सेकंड। किलोमीटर पर सेकंड में जब इसको बदलेंगे तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड आ जाएगा। फिर आगे चलते हैं, सापेक्षिकता का सिद्धांत कह दो। इसमें आइंस्टीन के नियम लागू होते हैं। जो खगोलीय पिंड है, तारे हैं, ग्रह है, उन सब का अध्ययन इसमें अपन करते हैं। इसमें शर्त क्या होती है कि जो कण की चाल होती है वो लगभग प्रकाश की चाल के बराबर होती है। मैंने बताया कि क्वांटम भौतिकी के नियम चीड़ सम्मत भौतिकी में लागू हो जाते हैं, सापेक्षिकता वाले नियम भी इसमें लागू हो जाते हैं, लेकिन इसके नियम न तो इसमें लागू होते हैं, नहीं इसके नियम इसमें लागू होते हैं। इतनी बात क्लियर है। अपने को मोटा मोटा ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें से जो मैं बता रहा हूं अभी, ये तुम्हारा जो चैप्टर चल रहा है, इसमें से नीट और जेईई के एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता। सिलेबस में है ही नहीं। नीट और जेईई का जो एग्जाम होता है उसके सिलेबस में यहाँ से कुछ भी नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? तो इसमें इतना कोई अपने को ज्यादा गहराई में इतना जाने की जरूरत नहीं है। शुरुआती अध्ययन है, बस अपने को मोटा मोटा ये याद रखना कि क्या पढ़ना है, किसका अध्ययन करेंगे बस। फिर आगे वाले चैप्टर से स्टार्ट हो जाएंगे न्यूमेरिकल बनना, क्वेश्चन बनना, बीपीए सूत्र वगैरह ये बनना। आगे वाले चैप्टर से स्टार्ट हो जाएंगे तो वहां और ज्यादा अपने को ध्यान लगाने की जरूरत है। अभी मोटा मोटा पढ़ लो, इनमें अपने को अंदर घुसने की जरूरत नहीं है।
बताने को तुम्हें इस पे 1 घंटा बता दूं, तुम्हारे को इस पे भी 1 घंटा बता दूं, इस पे भी 1 घंटा बता दूं, लेकिन इसका जरूरत नहीं है अपने को जितना दे रखा है उतना अपन कर ले रहे हैं। फिर और आगे अपन जब अगला चैप्टर स्टार्ट होगा और जो नीट और जेईई में है अपना, उसमें और अपन डीपली जाएंगे तो अपने को वहां फायदा मिलने वाला है। इतनी बात क्लियर, आगे चलिए अपन। अब देखो अपना जो अगला टॉपिक है वो है संरक्षण के नियम। संरक्षण के जो नियम है, कंजर्वेशन जो लॉ है, उसमें पहला है ऊर्जा संरक्षण का नियम, दूसरा है रेखीय समवेग संरक्षण का नियम, और तीसरा है कोणीय समवेग संरक्षण का नियम, और चौथा है आवेश संरक्षण का नियम। पहला पढ़ते हैं अपन ऊर्जा संरक्षण का नियम। तुमने छोटी क्लासों में पढ़ा है ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है। भाई ऊर्जा को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही इसको नष्ट कर सकते हैं, उसको एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। उसको एक वस्तु से दूसरी वस्तु में क्या किया जा सकता है, बताओ, स्थानांतरित किया जा सकता है। अब देखो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में कैसे स्थानांतरित कर सकते हैं। जैसे मान लो एक ठंडी वस्तु है, उसको एक गर्म वस्तु के संपर्क में रख दिया। एक ठंडी वस्तु है, उसको किसके संपर्क में रख दिया, गर्म वस्तु के संपर्क में रख दिया। कैसे, देखो जैसे मान लो ये जो डस्ट है अपने पास से वो गर्म वस्तु है, इसको गर्म वस्तु मान लो, और ये जो मार्कर है इसको ठंडी वस्तु मान लो। अब अपन ने डस्ट को गर्म वस्तु माना है और मार्कर को क्या माना है, बताओ, ठंडी वस्तु माना है। अब जब दोनों को अपन संपर्क में रख देंगे, दोनों को टच करके रख देंगे, तो बताओ उष्मा का जो स्थानांतरण होगा, हीट जो ट्रांसफर होगी, वो गर्म वस्तु से कहां होगी, बताओ, ठंडी वस्तु में होगी। और कब तक होगी, जब तक कि दोनों का ताप क्या नहीं हो जाए, बताओ, बराबर है। तो इससे इस बात का प्रूफ हुआ कि अपने ऊर्जा या जो उष्मा है, उष्मा ऊर्जा का ही रूप होता है, उसको एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं। इसको एक रूप से, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में भी बदला जा सकता है। कैसे, जैसे मान लो विद्युत ऊर्जा है अपने पास, करंट है, विद्युत धारा मतलब विद्युत ऊर्जा है। अब जो फैन है, पंखा है, वो विद्युत ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदलेगा, बताओ, यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा। जो पंखा है वो विद्युत ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदलेगा, यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा। मतलब ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। फिर ये देखो जो कुल ऊर्जा है, कुल ऊर्जा को मैकेनिकल एनर्जी भी कहा जाता है, यांत्रिक ऊर्जा भी कहते हैं। ये गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। अपन डिटेल से पढ़ेंगे गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को, दोनों को। अभी समझो भाई, गति से कोई वस्तु गतिमान है, जैसे मान लो ट्रेन गति कर रही है, तो उसमें कौन सी ऊर्जा है, बताओ, गतिज ऊर्जा है। स्थितिज ऊर्जा क्या है, जैसे मान लो पानी की टंकी छत पे रखी हुई है, पानी की टंकी छत पे रखी हुई है, उसके अंदर जो ऊर्जा है वो कौन सी ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा। मतलब पृथ्वी से ऊंचाई के कारण, पृथ्वी से वो ऊंचाई पे है, उसके कारण जो ऊर्जा है वो कौन सी ऊर्जा है, बताओ, स्थितिज ऊर्जा। अब जैसे मान लो, इसको समझो, ये धरातल है, यहाँ कोई वस्तु रखी हुई है अपने पास, सोचो ये कोई वस्तु है, तो इसके पास अभी रखी हुई है, स्थिर है, ये कौन सी ऊर्जा है, बताओ, पृथ्वी। ये पृथ्वी है, पृथ्वी से ऊंचाई पे है, तो ऊंचाई पे जो है तब कौन सी ऊर्जा है इसके अंदर, बताओ, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा है अपने पास। अब सोचो इसको ऊपर नीचे गिरा रहे हैं, इसको क्या गिरा रहे हैं, बताओ, नीचे गिरा रहे हैं, तो अपने पास क्या हो जाएगा, वो स्थितिज ऊर्जा है, किसके अंदर बदल रही है, बताओ, अपने पास स्थितिज ऊर्जा तो कम होती जाएगी। ये अभी जैसे मान लो इसके अंदर है कुल ऊर्जा 10 जूल है, कुल ऊर्जा कितने जूल है, बताओ, 10 जूल। अब जब ये नीचे आएगी, जब ये नीचे आएगी तो स्थितिज ऊर्जा तो कम होती जाएगी और गतिज ऊर्जा क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी।
जैसे कोई गेंद है, मान लो यहाँ गेंद रखी हुई है ना, उसके पास 10 जूल ऊर्जा है। अभी वो स्थिर है तो कौन सी ऊर्जा है? स्थिर ऊर्जा है। अब वो नीचे आएगी तो स्थिर ऊर्जा कम होगी और गति ऊर्जा बढ़ती जाएगी। मतलब इन दोनों का योग मिलके हमेशा कितना रहेगा बताओ? 10 रहेगा। अगर कुल ऊर्जा 10 जूल है तो इन दोनों का योग हो सकता है ये 6 हो, ये 4 हो, दोनों बराबर भी हो सकती है, ऐसा नहीं कह रहे, कुछ भी मान ले लो इनका। लेकिन अपने पास मैंने क्या बताया कि दोनों का योग हमेशा किसके बराबर होगा बताओ? कुल ऊर्जा के बराबर। समझ आई बात? इन दोनों का योग हमेशा किसके बराबर होगा बताओ? कुल ऊर्जा के बराबर होगा। अपन कह सकते हैं कि कोई विलगित निकाय, ऐसे भी लिखा होता है कई जगह कि कोई विलगित निकाय है, विलगित निकाय में कुल ऊर्जा हमेशा नियत रहती है। विलगित निकाय में कुल ऊर्जा हमेशा नियत रहती है। विलगित निकाय का मतलब क्या है? परिभाषा यह है कि ऐसा निकाय जिस पर कोई बाह्य बल नहीं लगे उसको विलगित निकाय कहते हैं। विलगित निकाय का मतलब ये होता है, मेरी बात समझो, विलगित निकाय का मतलब ये है कि जैसे मान लो थर्मस है अपने पास, थर्मस में गर्म जल या गर्म चाय रखी है, गर्म जल या गर्म चाय रखी हुई है, तो न तो ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा भाई, न तो ऊर्जा बाहर आ रही और नहीं बाहर से अंदर जा रही, मतलब न तो ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा और नहीं किसका स्थानांतरण हो रहा बताओ? द्रव्यमान। न तो ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा, नहीं द्रव्यमान का स्थानांतरण हो रहा, तो उस निकाय को कहते हैं विलगित निकाय, अलग अलग आइसोलेटेड सिस्टम। विलगित निकाय का मतलब है कि जिसमें न तो ऊर्जा का स्थानांतरण हो नहीं द्रव्यमान का स्थानांतरण हो, वो होता है विलगित निकाय। जैसे थर्मस फ्लास्क में रखा हुआ गर्म जल कह दो, गर्म चाय कह दो। समझ आई इतनी बात? अब देखो, जब द्रव्यमान ऊर्जा के अंदर बदलता है, आइंस्टीन का एक ऊर्जा द्रव्यमान संबंध होता है E बराबर mc²। आइंस्टीन का ऊर्जा द्रव्यमान संबंध क्या है बताओ? E बराबर mc²। E वहां ऊर्जा है, m द्रव्यमान है, जितना द्रव्यमान की शक्ति होगी, m वो द्रव्यमान है जिसकी शक्ति होने से E ऊर्जा अपने को प्राप्त होती है। C प्रकाश की चाल है, निर्वात के लिए मैंने बताया था C का मान 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। तो अब समझो मेरी बात को ध्यान से, ये अपने को सूत्र क्या कहना चाह रहा है? ये सूत्र कहना चाह रहा है कि इस प्रकृति में द्रव्यमान और ऊर्जा दोनों दो चीजें नहीं है। इस सूत्र ये कहना चाह रहा है कि इस प्रकृति में द्रव्यमान व ऊर्जा, नाम को तो अपन दो नाम बोल रहे हैं लेकिन दोनों चीजें नहीं है, दो नहीं है, मतलब वो दोनों एक ही है। कहने का मतलब अपन द्रव्यमान को ऊर्जा में बदल सकते हैं और ऊर्जा को किस में बदला जा सकता है? द्रव्यमान में बदला जा सकता है। यहाँ लिखा है द्रव्यमान को अपने ऊर्जा में बदल सकते हैं, ऊर्जा को द्रव्यमान में बदल सकते हैं। द्रव्यमान जब ऊर्जा में बदलेगा या ऊर्जा जब द्रव्यमान में बदलेगी तो भी अपने पास जो ऊर्जा संरक्षण का नियम है वो वेद होगा, मतलब लागू रहेगा। ये सूत्र है बदलने का, E बराबर mc²। ये अपन ने पहला पढ़ लिया ऊर्जा संरक्षण का नियम। इतनी बात क्लियर नहीं? ऊर्जा संरक्षण का नियम क्लियर है भाई सबके लिए? नोट तैयार करेंगे अपने। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।